हेलो एवरीवन, मैं विशाल सकपाल आप सभी का नॉलेज वर्ल्ड चैनल में स्वागत है। यहाँ पे हम कंटेम्परेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स क्लास 12 की एनसीईआरटी समझ रहे हैं, जिसमें चैप्टर सेकंड चल रहा है द एंड ऑफ बाइपोलरिटी। इसका हमने पार्ट फर्स्ट जो कवर किया है उसमें हमने देखा है गोर्बाचेव एंड द डिसइंटीग्रेशन। मतलब गोर्बाचेव जो थे, मिखाइल गोर्बाचेव, ये यूएसएसआर के एक लीडर थे और उनके ही टेन्योर में या उनके कार्यकाल में सोवियत रशिया का डिसइंटीग्रेशन होना स्टार्ट हुआ था। तो अब यहाँ पे हम जैसे देखते हैं तो इसका पार्ट सेकंड में हम बहुत सारे फैक्ट्स कवर करेंगे जो डिसइंटीग्रेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल भी थी। अब यहाँ पे देखते हैं व्हाई डिड द सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट। अब इसमें डिसइंटीग्रेट होने के रीजंस थे वीकनेसेस ऑफ द सोवियत पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस। मतलब जो सोवियत इंस्टीट्यूशंस बनाई थी पॉलिटिकल एज वेल एज इकोनॉमिक, उसमें बहुत सारी कमियां थी, खामियां थी। अब उसमें पहली ये थी फेल टू मीट द एस्पिरेशन ऑफ द पीपल। अब यहाँ पे जो लोगों की जो विशेष थी, बहुत सारी जो डिमांड्स थी वो फुलफिल करने में यहाँ पे वो नाकामयाब रहे। दूसरा, इकोनॉमिक स्टैग्नेशन फॉर मेनी ईयर्स। यहाँ पे इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत कम होने लगी सोवियत यूनियन में। इसकी वजह से बहुत लोग परेशान थे, उनकी डेवलपमेंट अच्छे तरीके से नहीं हो रही थी और उसकी वजह से कंज्यूमर शॉर्टेजेस, मतलब जैसे जो लोगों की डिमांड थी वो फुलफिल नहीं हो रही थी, वहाँ पे मार्केट में वो चीज़ें प्रोड्यूस नहीं हो रही थी जो लोगों की एक्चुअल डिमांड है। तीसरा पार्ट ये रहा, a large section of the Soviet society began to doubt and the question the system एंड टू सो ओपनली। अब यहाँ पे जो सोवियत सिस्टम था वो सोवियत सिस्टम लगभग वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद स्टार्ट हुआ था, बट इनिशियली इसे अच्छा तरीके से रिस्पांस भी मिला। बट बाद में लोगों ने इस पर डाउट लेना स्टार्ट किया, इस पर शंका करना स्टार्ट कर दिया और उसके बाद उस पर उन्होंने क्वेश्चनिंग, मतलब जैसे सवाल पूछना स्टार्ट किया कि सही में ये सोवियत जो सिस्टम है वो सही में इतनी कामयाब है या लोगों के हित में काम कर रही है। तो ऐसा दिख तो नहीं रहा है, ऐसे क्वेश्चंस उठाना स्टार्ट कर दिया। अब यहाँ पे हम देखते हैं व्हाई डिड द सिस्टम बिकम द सो वीक। अब वीक होने के रीजंस क्या है, एज वेल एज इकोनॉमी स्टैग्नेंट, मतलब इकोनॉमी पुअर होने के रीजंस क्या है। उसमें पहला रीजन देखते हैं रिसोर्सेस, मतलब जो रिसोर्सेस है उन रिसोर्सेस का ज़्यादा से ज़्यादा यूज न्यूक्लियर एंड मिलिट्री आर्सेनल इनको डेवलप करने में होने लगा। मतलब जैसे देखते हैं कि हमने वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद यूएस एंड यूएसएसआर पावर्ड यहाँ पे दो ब्लॉक्स वर्ल्ड के तैयार हुए, उसमें हम कहते हैं फर्स्ट वर्ल्ड एंड सेकेंड वर्ल्ड। अब यहाँ पे ऐसा होने लगा कि यूएस को हमेशा यूएसएसआर की तरफ से खतरा लगने लगा और यूएसएसआर को यूएस की तरफ से। तो इसी वजह से उन्होंने बहुत सारे न्यूक्लियर वेपन्स डेवलप किए थे, मिलिट्री आर्सेनल, मतलब जैसे बहुत सारी मिलिट्री तैयार करके रखी थी। इसी वजह से उसको मेंटेन करने में बहुत सारा खर्चा होता था। दूसरा, यहाँ पे ये रीज़न है डेवलपमेंट ऑफ द सैटेलाइट स्टेट। अब सैटेलाइट स्टेट्स होते क्या है, मतलब जैसे कि आपके आसपास के देश जो है उन देश को एक्चुअली वो इंडिपेंडेंट होते हैं, फॉर्मली इंडिपेंडेंट होते हैं, बट वो किसी बड़े कंट्री के क्या होते हैं, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड मिलिट्री इन्फ्लुएंस में रहते हैं। मतलब जैसे हम आज देख सकते हैं कि यूएस के इन्फ्लुएंस में बहुत सारी छोटी छोटी कंट्रीज रहती है। तो ये कंट्रीज ऐसे मान सकते हैं कि सैटेलाइट स्टेट की तरह काम करते हैं वो यूएस के लिए। ऐसे ही यूएसएसआर ने बहुत सारे सैटेलाइट स्टेट्स डेवलप करके रखे थे, जिसमें उन्होंने ईस्टर्न यूरोप में हम फॉर एग्जांपल देखते हैं अल्बानिया, जो 1946 से लेकर 1961 तक यूएसएसआर के लिए काम कर रहा था। देन पोलिश, मतलब जो पोलैंड जो है वो पोलैंड भी एक तरीके से यूएसएसआर के साथ था। देन जर्मनी, ऐसे ही हमने देखे हैं बहुत सारे जो ईस्टर्न यूरोप की जो कंट्रीज थी या जो स्टेट्स थे वो सैटेलाइट स्टेट्स की तरह काम कर रहे थे। अब ये सैटेलाइट स्टेट्स होते क्यों है, मतलब जो कंट्री, मतलब जैसे कि यहाँ पे फॉर एग्जांपल देखें तो इफ़ ये आपकी कंट्री है तो ये क्या करती है, बड़ी कंट्री हमेशा अपने आसपास के छोटे स्टेट्स को क्या करती है, अपने कंट्रोल में रखना स्टार्ट करती है, जिसकी वजह से वो बाहरी अटैक से प्रोटेक्ट हो सके। तो इनको ही सैटेलाइट स्टेट्स कहा जाता है। अब ये सैटेलाइट स्टेट्स सिर्फ ईस्टर्न यूरोप या यूएसएसआर के बाहर ही नहीं थे, तो यूएसएसआर के अंदर भी थे। मतलब जैसे देखते हैं एज वेल एज इट्स सैटेलाइट स्टेट्स इन विद इन द सोवियत सिस्टम, मतलब जो 5 सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स थे। अब ये कौन से देश है, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, ये जो देश थे वो भी देश अपने देश में एक तरीके से इंडिपेंडेंट एंजॉय कर रहे थे, बट उनको कंट्रोल करता था रशिया या सोवियत यूनियन कंट्रोल करता था।
अब इसके बाद हम देखते हैं कि जो ऑर्डिनरी सिटीजन्स थे, उन ऑर्डिनरी सिटीजन्स को ये जानकारी या ये बहुत सारे नॉलेजेबल होने लगे, उनको इसकी इंफॉर्मेशन मिलने लगी कि जो वेस्टर्न कंट्रीज है वो इकोनॉमिकली बहुत एडवांस होती जा रही है और उसके कंपैरिजन में यूएसएसआर के जो कंट्रीज है या उसके आइडियोलॉजी फॉलो करने वाले जो कंट्रीज है वो इतनी डेवलप नहीं है। ऐसी वहाँ के लोगों की धारणा बनने लगी, वहाँ के लोगों को ये समझ में आने लगा। इसकी वजह से भी सोवियत यूनियन में बहुत सारा अनरेस्ट वहाँ पे तैयार होने लगा। देन उसके बाद देखते हैं कम्युनिस्ट पार्टी। अब ये कम्युनिस्ट पार्टी ये लगभग 70 साल से वहां पे राज कर रही थी और ये राज करने के बाद इतनी ओवर कॉन्फिडेंट होने लगी थी कि लोगों के जो सवाल थे, लोगों के बहुत सारे एस्पिरेशंस थे, उनको ये इग्नोर करते थे। इसको ज़्यादा से ज़्यादा मतलब जैसे लोगों ने कोई क्वेश्चंस पूछे तो उन क्वेश्चंस के आंसर नहीं देना है, इस तरीके का उनका बिहेवियर होने लगा था। उसके बाद हम देखते हैं रैम्पेंट करप्शन। रैम्पेंट करप्शन मतलब क्या कि करप्शन इतना बढ़ चुका था कि छोटी छोटी रीजंस के लिए भी लोगों को रिश्वत देने पड़ती थी और ये रिश्वत की वजह से लोग परेशान हो गए थे कि इतना हम करेंगे और उसके बाद भी हमें रिश्वत देनी पड़ेगी, स्टेट कंट्रोल करेगा, तो ये सारी चीज़ें लोगों को अच्छी नहीं लगती थी। अब उसके बाद हम देखते हैं इनएबिलिटी ऑफ द सिस्टम टू करेक्ट द मिस्टेक्स। मतलब ये जैसे देखते हैं रैम्पेंट करप्शन। अब ये जो करप्शन बढ़ रहा है तो इस करप्शन को रोकने के लिए भी सोवियत यूनियन के कम्युनिस्ट पार्टी ने कोई बड़े स्टेप्स नहीं उठाए। इसकी वजह से भी लोग बहुत सारे परेशान थे। अनविलिंगनेस टू अलाउ द मोर ओपननेस इन गवर्नमेंट। अब मोर ओपननेस इन गवर्नमेंट मतलब क्या, तो गवर्नमेंट पॉलिसीज जो बनती है उन पॉलिसीज के बारे में बहुत सारे जनता को पता ही नहीं रहता था कि गवर्नमेंट जो पॉलिसी बनाती है उस पॉलिसी के बेनिफिट्स किसको मिलेंगे और कितने मिलेंगे और कैसे मिलेंगे, तो इसके बारे में बहुत कम जानकारी लोगों में रहती थी। इसकी वजह से भी सरकारें क्या करती थी, लोगों पे ज़्यादा प्रेशर डालती थी कि ऐसा कोई क्वेश्चन पूछे तो उनको प्रेशराइज किया जाएगा। तो अब यहाँ पे हम देखते हैं द सेंट्रलाइजेशन ऑफ द अथॉरिटी इन द वास्ट लैंड। मतलब जैसे आज एग्जांपल हम लेते हैं रशिया, ये बहुत पॉलिटिकली मैप भी देखते हैं तो उसका बहुत बड़ा मैप है। तो अब यहाँ पे ऐसे ही बहुत सारे बड़े बड़े स्टेट्स थे बट उनको रेगुलेट एक ही जगह से किया जाता था। मतलब हम फॉर एग्जांपल देखें, हम आज इंडिया की बात करें तो इंडिया सिर्फ दिल्ली से कंट्रोल किया जाएगा और वो नागालैंड के लिए भी पॉलिसी बनाएगा, केरला के लिए भी पॉलिसी बनाएगा, गुजरात के लिए भी पॉलिसी बनाएगा। तो ये इतना आसान नहीं है। इसी वजह से हमने क्या किया है, इवन गाँवों के लिए भी हमने छोटे छोटे ग्राम पंचायत बनाया है, नगर निगम बनाया है। तो ये सारी चीज़ें होना ज़रूरी इसलिए है कि आप एक जगह से पूरे देश को या बड़े देश को आप कंट्रोल नहीं कर सकते। तो इसी वजह से सेंट्रलाइजेशन भी बहुत बार क्या होता है, हानिकारक होता है। देन पार्टी ब्यूरोक्रेट्स गेन द मोर प्रिविलेजेस दैन द ऑर्डिनरी सिटीजन्स। यहाँ पे ये होने लगा कि जो ब्यूरोक्रेट्स है उनको इतने प्रिविलेज, इतने विशेष अधिकार मिलने लगे और वो विशेष अधिकार जो आम नागरिक है उसके कंपैरिजन में ज़्यादा थे। इसी वजह से यहाँ पे ऐसा होता था कि जैसे भगवान के सामने कोई मामूली भक्त खड़ा है, ऐसा बहुत बार लोगों को लगता था। और यहाँ पे इसका ही एडवांटेज ये ब्यूरोक्रेट्स उठाते थे और बहुत बड़ी बड़ी रिश्वतें मांगते थे छोटे छोटे कामों के लिए। तो यहाँ पे इससे भी लोग बहुत सारे परेशान थे। Why the Soviet Union collapsed in spite of the Gorbachev accurate diagnosis। अब हमने ये पहले पार्ट में देखा हुआ है कि जो मिखाइल गोर्बाचेव है इन्होंने बहुत अच्छा डिसीजन लिया था कि हमें वेस्टर्न कंट्रीज से अच्छे तरीके से रिलेशन मेंटेन करने हैं, हम न्यूक्लियर वेपन्स को अब अच्छे डेवलप नहीं करेंगे कि जिसकी वजह से हमारा खर्चा कम हो जाए। तो ऐसे बहुत सारे डिसीजंस लिए थे बट इसके बावजूद भी वहाँ पे कुछ अच्छा रीज़न नहीं, मतलब रिजल्ट नहीं मिल पाया और उसी वजह से सोवियत यूनियन कोलैप्स हो गई। अब उसके रीजंस क्या है हम देखते हैं। अब जो गोर्बाचेव इन्होंने जो स्टेप्स उठाए थे वो बहुत फास्टर, मतलब इतने तेजी से माने जाते थे कि उन्होंने लिए हुए डिसीजन बहुत तेजी से लिए गए हैं। इसकी वजह से लोग परेशान भी थे और लोग बहुत इम्पेशेंट, मतलब बेताब थे कि इसकी वजह से हमें भी कब फायदा इसका मिलेगा। मतलब यहाँ पे लोगों में कंफ्यूजन ये भी था कि ये जरूर, मतलब ये पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा। तो इसी वजह से कुछ लोग डिसअपॉइंटेड थे और कुछ लोग इम्पेशेंट भी थे, अब मतलब बेताब भी थे। अब यहाँ पे देखते हैं, दे डिड नॉट बेनिफिट इन द वे दे हैड होप और दे बेनिफिटेड टू स्लोली। अब यहाँ पे ऐसा होने लगा कि जो गोर्बाचेव इन्होंने जो स्टेप्स लिए थे तो उनको ये लग रहा था कि हमें इसका कोई फायदा होगा ही नहीं, और इसका फायदा होगा भी तो ये फायदा बहुत स्लोली होगा, ऐसा लोगों को दिखने लगा। अदर्स स्पेशली मेंबर्स ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी।
अब ये कम्युनिस्ट पार्टी हमने पहले ही देखा है कि 70 सालों से यहाँ पे राज कर रही थी। इसी वजह से अब इनमें ये लगने लगा कि इफ गोर्बाचेव इनके स्टेप्स अच्छे तरीके से फॉलो होने लगे तो यहाँ पे हमारा जो सोसाइटी में जो स्टेटस है, मतलब कम्युनिस्ट पार्टी के जो लोग हैं उनका जो स्टेटस है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा और लोग ज्यादा गोर्बाचेव इनको मानना स्टार्ट करेंगे। इसी वजह से कम्युनिस्ट पार्टी के ऐसे लीडर्स ने हमेशा गोर्बाचेव के पॉलिसीज को अपोज करना स्टार्ट कर दिया। मतलब यहाँ पे गोर्बाचेव टग ऑफ वॉर जैसे गेम में फंस गए। अब टग ऑफ वॉर क्यों? क्योंकि गोर्बाचेव ये चाहते थे सोसाइटी में डेवलपमेंट हो, तो इनको बहुत सारी जनता जो थी वो सपोर्ट कर रही थी। बट दूसरी तरफ कम्युनिस्ट पार्टी के कुछ नेता थे और बहुत सारी ऐसी भी जनता थी जो कम्युनिस्ट पार्टी को मानती थी। तो ये चाहते थे कि वहाँ पे कम्युनिस्ट पार्टी का जो कंट्रोल है वो अचानक से कम ना हो, क्योंकि कम्युनिस्ट पार्टी ने 70 सालों से बहुत बड़ी अपनी इमेज बनाई थी, गवर्नमेंट पे बहुत अच्छा सा कंट्रोल लाया था, सोसाइटी पे अच्छे से कंट्रोल लाया था। तो इसी वजह से गोर्बाचेव ये टेक्निकली समझ नहीं पाए कि मुझे डेवलपमेंट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। अब इसी वजह से गोर्बाचेव इनके जो एक्यूरेट जो डिसीजंस थे वो भी फंस गए और सोवियत यूनियन जो है वो कोलैप्स हो गया। मतलब बहुत सारी जो कंट्रीज थी एक साथ पॉलिसी मेकिंग करती थी, अब ये टूट गई और वो बहुत अलग अलग अपने पॉलिसीज बनाने लगे। अब यहाँ पे अदर रीजंस क्या था? तो राइज ऑफ नेशनलिज्म, राष्ट्रवाद वहाँ पे बढ़ने लगा। राष्ट्रवाद जैसे हम देखते हैं कि हर कंट्री में ये होने लगा कि अब हम जो 15 कंट्री का जो ग्रुप है या हम यूएसएसआर के कंट्रोल में रहेंगे तो हमें हमारे देश की जो पर्सनल जो पॉलिसीज है वो बनाने में कोई भी इंडिपेंडेंस नहीं मिलेगा। इसी वजह से रशिया, बाल्टिक रिपब्लिक्स, यूक्रेन, जॉर्जिया ऐसी जो कंट्रीज़ थी वो कंट्रीज़ हमेशा यही सोचती थी कि हमें भी आज़ादी मिलेगी तो हम अपनी सेपरेट पॉलिसी बना पाएंगे। अब यहाँ पे बाल्टिक रिपब्लिक्स की बात करें तो बाल्टिक रिपब्लिक्स कौन सी? जो बाल्टिक सी के अराउंड कंट्रीज आती है उनको बाल्टिक रिपब्लिक्स या बाल्टिक कंट्रीज भी कहा जाता है। जैसे एस्टोनिया, लैटविया एंड लिथुआनिया, ये जो 3 कंट्रीज है इनको बाल्टिक रिपब्लिक्स कहा जाता है। अब ये सबसे बड़ा रीज़न हो गया डिसइंटीग्रेशन ऑफ द यूएसएसआर का होने के लिए। अब ये नेशनलिज्म है वो नेशनलिज्म सिर्फ यहाँ पे नहीं रुका, तो ये नेशनलिज्म आगे जाकर सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स में भी फैलने लगा। सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स मतलब जिनको हम ये जो 5 कंट्रीज है, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ये जो 5 कंट्रीज है वहाँ पे इस्लाम रिलीजन फॉलो किया जाता है और मोस्ट ऑफ जो यूएसएसआर के कंट्रीज थे वहाँ पे क्रिश्चियनिटी फॉलो की जाती थी। अब इसी वजह से इनमें बहुत बड़ा एथनिक और रिलीजियस डिफरेंसेस था। अब ये डिफरेंस होने के कारण उनके यहाँ पे बहुत इकोनॉमिक बैकवर्डनेस था और वहाँ पे बहुत सारी डेवलपमेंट होना बाकी थी। इसी वजह से ये कंट्रीज भी अब ये चाहती थी कि हमारे यहाँ पे भी क्या होना चाहिए, डेवलपमेंट होना चाहिए। देन उसके बाद हम देखते हैं कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डिसइंटीग्रेशन। अब डिसइंटीग्रेशन होने के 3 मेजर रीजन हम देखेंगे। जैसे हम देखते हैं कि वर्ल्ड वॉर सेकेंड खत्म होने के बाद सोशलिज्म और कैपिटलिज्म ये आइडियोलॉजीज उभर कर बाहर आ गई, बट सोशलिज्म और कैपिटलिज्म अब नहीं रहा था, क्योंकि यहाँ पे सोशलिज्म और कैपिटलिज्म इनके आगे जाकर बहुत सारी कंट्रीज मासिव आर्म रेस, एक्यूमुलेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स, बहुत सारे वेपन्स डेवलप होना स्टार्ट हो चुके थे, मिलिट्री ब्लॉक्स बन चुके थे। इसी वजह से आइडियोलॉजी ये बात नहीं, लोग इसके आगे जाकर ये चाहते थे कि अब ये कन्फ्रंटेशन जो है, मतलब मिलिट्री ब्लॉक्स, मतलब हमने नाटो और जैसे वॉर्सा पैक्ट जैसे मिलिट्री ब्लॉक्स देखे थे, इनमें जो लड़ाइयाँ होती थी या एक दूसरे के आमने सामने आकर ये खड़े होते थे, तो अब लोग इससे बहुत मतलब परेशान हो चुके थे। तो लोग ये चाहते थे यहाँ पे हमें न्यू पीस मिले, न्यू पीस, नई शांति। अब नई शांति मतलब क्या? तो कोल्ड वॉर के दौरान भी एक शांति जैसा ही माहौल था, बट वो टेंशन वाली शांति थी। वहाँ पे कोई भी कंट्री कभी भी किसी पे भी अटैक कर सकती थी, ऐसे होने वाली शांति कोई मतलब की नहीं होती। तो यहाँ पे लोग ये चाहते थे कि ये झगड़े जो है वो खत्म हो और एक नई शांति लाए। तो यहाँ पे ये भी डिसइंटीग्रेशन का मतलब परिणाम हुआ। दूसरा ये परिणाम हुआ कि पावर रिलेशन इन द वर्ल्ड पॉलिटिक्स चेंज। अब यहाँ पे ये पावर रिलेशन मतलब क्या? तो हम यहाँ पे देखते हैं कि जो वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद 2 पावर्स यहाँ पे उभर के सामने आई थी, यूएस और यूएसएसआर।
अब यूएसएसआर का तो डिसइंटीग्रेशन हो रहा था, तो यहाँ पे उसके बाद वहाँ पे एक ही सुपर पावर रहने वाली थी यूएस। तो दुनिया को यही टेंशन था कि अब आगे जाकर ऐसा ना हो कि अब यूएस ही पूरे दुनिया को कंट्रोल करे, मतलब जिसे हम यूनिपोलर सिस्टम कह सकते हैं, मतलब बाइपोलर से अब यूनिपोलर हो जाएगा। ये भी बहुत बड़ी समस्या थी। बट वहाँ पे चाइना, इंडिया, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका, ऐसे बहुत सारे कंट्रीज वर्ल्ड मैप पे अपनी इमेज बना रहे थे, बहुत अच्छे तरीके से अपना पॉलिटिकल प्रेशर दिखा रहे थे। इसी वजह से ये दुनिया अब मल्टीपोलर बन जाएगा ऐसा भी लग रहा था। मतलब यहाँ पे ये भी उसके परिणाम हुए कि अब कोल्ड वॉर जो दो पावर्स में रहा था, तो ये कोल्ड वॉर ख़त्म हो गया था और बहुत सारी पावर्स या बहुत सारी कंट्रीज अब आगे आ रही थी। इसी वजह से यहाँ पे मल्टीपोलर वर्ल्ड होने के चांसेस होने लगे। अब जैसे इंस्टीट्यूशंस लाइक वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ, ये जो थी, इन्होंने क्या किया कि ट्रांजिशन टू द कैपिटलिज्म, मतलब क्या कि जो सोशलिज्म फॉलो करती थी उन कंट्रीज को कैपिटलिज्म को कन्वर्ट करने के लिए वहां पे फंडिंग करती थी। वर्ल्ड बैंक और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ये जो इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस थी, वो यूएस के कंट्रोल में थी और वो हमेशा कैपिटलिज्म फैलाने के लिए काम करती थी। अब उसके साथ साथ यहाँ पे लोग ये समझने लगे कि लिबरल डेमोक्रेसी होनी चाहिए। लिबरल डेमोक्रेसी क्या होती है कि जिस डेमोक्रेसी में गवर्नमेंट का कंट्रोल कम होता है, लोगों को अपने डेवलपमेंट को जो डिसाइड करने का राइट होता है वो लोगों के पास होता है। इसी वजह से लोग लिबरल डेमोक्रेसी को चाहने लगे कि लिबरल डेमोक्रेसी आएगी तो दुनिया बहुत अच्छे तरीके से डेवलप हो जाएगी, ये भी कहा जाने लगा। देन द एंड ऑफ द सोवियत ब्लॉक, अब यहाँ पे सोवियत ब्लॉक खत्म हो गया। सोवियत ब्लॉक हमने देखा था कि सोवियत ब्लॉक में वार्सा पैक्ट जैसी मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन थी। अब उसके ही साथ साथ हमने ये भी देखा था कि यूएस के पास या यूएस की आइडियोलॉजी फॉलो करने वाले कंट्रीज का एक ग्रुप था, उसको नाटो कहा जाता था। ये एक मिलिट्री ब्लॉक था। तो अब बहुत सारे कंट्रीज जो सोवियत ब्लॉक का पार्ट हुआ करते थे, जैसे बाल्टिक या ईस्ट यूरोपियन स्टेट्स थे, उनको अब यूरोपियन यूनियन में ज्वाइन होना था, एज वेल एज उनको नाटो भी ज्वाइन करना था। अब उनको ये पता था कि अब सोवियत जो ब्लॉक है वो इतना पावरफुल नहीं रहा। उसके साथ साथ यहाँ पे ये देखते हैं सेंट्रल एशियन जो कंट्रीज थी, उन्होंने अपना एडवांटेज ले लिया, ज्योग्राफिकल एडवांटेज। अब ज्योग्राफिकली वो रशिया के पास थे, इसी वजह से उन्होंने रशिया के साथ तो रिलेशन अपने कायम रखे, बट उसके साथ साथ उन्होंने वेस्टर्न कंट्रीज और यूएस, ऐसे जो वेस्टर्न पावर्स हैं उनके साथ अपने रिलेशंस बनाए। उसके साथ साथ चाइना है और अदर्स। अब अदर्स में बात करें तो इंडिया की भी यहाँ पे बात हो सकती है कि इंडिया के साथ भी आज इनके रिलेशंस है, मतलब ये जो सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स है या कंट्रीज है उनके साथ इंडिया के भी रिलेशंस है। तो यहाँ पे इन कंट्रीज ने अब अपना एक बहुत एक्सपांशन करना स्टार्ट किया कि अदर पावर्स के साथ भी अपने रिलेशंस बनाना स्टार्ट कर दिए। अब जैसे यहाँ पे हम इंटरनेशनल सिस्टम बोलते हैं, तो इंटरनेशनल सिस्टम अब इसमें बहुत नए प्लेयर्स सामने आए। जैसे हमने देखा चाइना, इंडिया, ब्राज़ील, ऐसे बहुत सारे नए प्लेयर आए और वो खुद की आइडेंटिटी चाहते थे, वो खुद के इंटरेस्ट को फुलफिल करना चाहते थे। इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जो उनकी डिफ़िकल्टीज थी उससे भी वो बहुत अच्छे तरीके से ओवरकम करना चाहते थे। अब यहाँ पे हम देखते हैं शॉक थेरेपी। शॉक थेरेपी क्या है? पोस्ट कम्युनिस्ट रिजाइम। इस पोस्ट कम्युनिस्ट मतलब जैसे कम्युनिज्म का जो आइडियोलॉजी है उसका कंट्रोल खत्म होने के बाद यहाँ पे शॉक थेरेपी। अब शॉक थेरेपी मतलब क्या? द मॉडल ऑफ ट्रांजिशन इन रशिया, सेंट्रल एशिया एंड ईस्ट यूरोप। यहाँ पे वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ ने क्या किया, उनको कैपिटलिज्म को लाने के लिए बहुत सारी बड़ी बड़ी कोशिशें की। उनको ही शॉक थेरेपी कहा जाता है। ये बहुत पेनफुल प्रोसेस है। पेनफुल प्रोसेस क्यों? क्योंकि पहले वहाँ पे सोशलिज्म सिस्टम फॉलो किया जाता था और उसे अचानक बदल कर डेमोक्रेटिक कैपिटलिस्ट सिस्टम लाना था। अब कोई भी सिस्टम बहुत सालों से चल रहा है, उसको अचानक चेंज करना है तो वहाँ पे बहुत सारे चैलेंजेस खड़े होते हैं। ये भी बहुत पेनफुल प्रोसेस होता है। प्राइवेट ओनरशिप। अब प्राइवेट ओनरशिप लानी थी किसे? वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ को। अब ये प्राइवेट ओनरशिप आने के बाद ये होने वाला था कि जो सोवियत स्ट्रक्चर, मतलब सोवियत पीरियड में जो स्ट्रक्चर इन्होंने खड़ा किया था कि वहाँ पे गवर्नमेंट कंट्रोल ही सब कुछ काम होते थे, अब उसे इनको क्या करना था,
बहुत मतलब उनका नामो निशान मिटाना था। तो ये डोमिनेंस जो पैटर्न था, अब ये डोमिनेंस पैटर्न उनको प्राइवेट ओनरशिप में कन्वर्ट करना था। अब प्राइवेटाइजेशन ऑफ स्टेट असेट्स, मतलब यहाँ पे जो पहले गवर्नमेंट के कंट्रोल में सारी असेट्स थी स्टेट की, जो गवर्नमेंट की ये थी, उसको प्राइवेटाइज करना था। कॉर्पोरेट ओनरशिप मतलब बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन के हाथ में ये अब ट्रांसफर करना था। अब गवर्नमेंट का कंट्रोल कम रहेगा, ये यहाँ पे करना था। कलेक्टिव फार्म्स मतलब जैसे आज भी चाइना, रशिया, यहाँ पे मतलब हम देखते हैं कि वहाँ पे गवर्नमेंट का कंट्रोल ज़्यादा है। बट वहाँ पे उस ज़माने में ऐसा होता था कि पूरी जो ज़मीन थी वो गवर्नमेंट के रेगुलेशन में रहती थी, और वहाँ पे पूरे तरीके से जो फार्मिंग थी वो फार्मिंग कलेक्टिव फार्मिंग होती थी। और ये कलेक्टिव फार्मिंग को अब रिप्लेस करके प्राइवेट फार्मिंग, मतलब हर किसान को अपने अकॉर्डिंग वहाँ पे कोई भी क्रॉप कल्टीवेट करने का राइट मिलेगा, और उसे चाहे वैसे वो ट्रेड कर सकता है। अब इसके ही साथ साथ उन्होंने कैपिटलिज्म अब एग्रीकल्चर में भी इंट्रोड्यूस किया। किसने? आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक और जो वेस्टर्न पावर्स थे उन्होंने। अब इसके आगे हम देखते थे फ्रीड ट्रेड रेजाइम। फ्री ट्रेड रेजाइम मतलब क्या, कि गवर्नमेंट की कोई पाबंदियां नहीं रहेगी ट्रेड पे, मतलब गवर्नमेंट कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाएंगे। बहुत सारी कंट्रीज अपना ही यहाँ पे क्या कर सकती है, ट्रेड कर सकती है, जहाँ चाहे वहाँ पे ट्रेड कर सकती है। उनके यहाँ पे कोई सब्सिडी या सॉरी सब्सिडीज नहीं रहेगी। वहाँ पे कोई भी टैक्सेस ज़्यादा, अनड्यू टैक्सेस मतलब बहुत ज़्यादा टैक्सेस लगा के वहाँ पे ट्रेड को वहाँ पे कंट्रोल करने की कोशिश नहीं की जाएगी। ऐसा ट्रेड मतलब फ्री ट्रेड रेजाइम। देन उसके बाद फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, मतलब कोई भी बाहरी कंट्री जो है वो कंट्री अब वहां पे क्या कर सकती है, इन्वेस्टमेंट कर सकती है। ये शॉक थेरेपी के मेन इंजन्स थे। मतलब मेन इंजन्स क्यों? क्योंकि इनके ही थ्रू वहां पे वो डेवलपमेंट लाना चाहते थे और सोशलिज्म को कन्वर्ट करके कैपिटलिज्म में अच्छे तरीके से वो कन्वर्ट करना चाहते थे। दिस इन्वॉल्व ओपननेस टू द फॉरेन इन्वेस्टमेंट, फॉरेन इन्वेस्टमेंट आने लगी, फाइनेंशियल ओपनिंग अब, और द डी रेगुलेशन मतलब करेंसी कन्वर्टिबिलिटी, ऐसे बहुत सारे वहां पे यहाँ पे काम होने लगे। जैसे फाइनेंशियल ओपनिंग मतलब कोई भी बाहरी कंट्री वहाँ पे निवेश कर सकती है। करेंसी कन्वर्टिबिलिटी मतलब अब करेंसी को कन्वर्ट करने का राइट गवर्नमेंट के पास नहीं रहेगा, वो पूरे तरीके से मार्केट पे डिपेंड होगा। मार्केट में जैसे जिस करेंसी की डिमांड ज़्यादा हो रही है उसके ही अकॉर्डिंग वहाँ पे करेंसी की प्राइस डिसाइड होगी, उसे ही कहा जाता है करेंसी कन्वर्टिबिलिटी। अब उसके साथ साथ अब जो सोवियत कंट्रीज थी उनके आपस में बहुत सारे ट्रेड रिलेशंस थे। अब ये ट्रेड रिलेशंस खत्म होने लगे और उनके रिलेशंस अब बाहर वेस्टर्न कंट्रीज के साथ बढ़ने लगे। और यहाँ पे ये होने लगा कि ईच स्टेट फ्रॉम दिस ब्लॉक वाज नाउ लिंक्ड डायरेक्टली टू द वेस्ट। वेस्ट के साथ इनके रिलेशन बढ़ने लगे, ना ही उनके रिलेशन सोवियत ब्लॉक के लिए लिमिटेड रहे। मतलब उनके पास जो रिलेशंस थे वो रिलेशंस अब चेंज होने लगे थे। अब वेस्टर्न कैपिटलिस्ट स्टेट थे वो अब लीडर बन गए। लीडर मतलब क्या, कि ये जो सोवियत कंट्रीज थी वो सोवियत कंट्रीज वीक हो चुकी थी और वहां पे वेस्टर्न पावर्स का अपना एक इन्फ्लुएंस बढ़ने लगा था। और इन्होंने क्या किया कि अपनी जो वेरियस एजेंसीज है उन एजेंसीज ऑर्गेनाइजेशंस के थ्रू इन कंट्रीज को कंट्रोल करना स्टार्ट किया। जैसे हमने पहले ही देखा है आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, डब्ल्यूटीओ। डब्ल्यूटीओ मतलब क्या, कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ऐसा जो ऑर्गेनाइजेशन है ये ऑर्गेनाइजेशन भी वेस्टर्न पावर्स ही कंट्रोल करता है। अब कॉन्सिक्वेंसेस देखते हैं। अब इसके परिणाम क्या हुए शॉक थेरेपी के। रशिया में क्या हुआ कि लार्ज जो स्टेट कंट्रोल जो इतना बड़ा स्ट्रक्चर बन चुका था उसे कोलैप्स हो गया शॉक थेरेपी की वजह से। वहां पे जो वैल्यूएबल इंडस्ट्रीज थी उनकी वैल्यू गिर गई और वो इतने कम दाम में बेचे गए कि जिसकी वजह से वहां पे ये कहा जाने लगा द लार्जेस्ट गैरेज सेल इन हिस्ट्री। मतलब बहुत सारी प्रॉपर्टी बहुत कम दामों में बेची जाने लगी। अब ये भी बहुत बड़ी समस्या होने लगी कि इतने सालों से वहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट हुई है वो इन्वेस्टमेंट इतने कम दामों में बेची जाए तो हर किसी को टेंशन ही आने वाला था। उसके साथ साथ यहाँ पे द वैल्यू ऑफ द रूबल, अब रूबल जो थी वो रशियन करेंसी है, इसकी भी वैल्यू वहाँ पे गिरने लगी थी और वहाँ पे इन्फ्लेशन बहुत बढ़ने लगी, जिसकी वजह से लोगों के पास जो सेविंग थी वो सेविंग वहाँ पे अब कम होने लगी। अब इन्फ्लेशन की वजह से सेविंग क्यों कम होती है ये आपको पता ही होगा। मतलब जैसे महंगी चीज़ें खरीदनी है तो आपको बहुत सारा पैसा वहाँ पे खर्च करना पड़ता है, इसकी वजह से यहाँ पे अब क्या होने लगा, सेविंग भी कम होने लगी। मतलब लोगों को पहले लगता था कि वेस्टर्न आइडियोलॉजी बहुत अच्छी है, कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी बहुत अच्छी है, बट यहाँ पे फ्री मार्केट मतलब गवर्नमेंट का कोई रेगुलेशन ना होने की वजह से इन्फ्लेशन भी बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी थी।
तो इसी वजह से वहाँ पे लोगों की सेविंग भी कम होने लगी थी। तो ये भी एक परिणाम था। कलेक्टिव फार्म सिस्टम ये जो था, मतलब हमने पहले ही देखा है कि यहाँ पे कैपिटलिस्ट आए थे फार्मिंग करने के लिए। तो इसी वजह से यहाँ पे जो गवर्नमेंट होता था, तो ये गवर्नमेंट हमेशा क्या करता था, फूड सिक्योरिटी की चिंता करता था, लोगों को अच्छे तरीके से खाना मिले, सभी को अच्छा खाना मिले, ये गवर्नमेंट इंश्योर करने की कोशिश करता था। बट अब यहाँ पे ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि कैपिटलिस्ट जो फार्मर्स थे वो फार्मर्स सिर्फ अब फायदे के लिए खेती करते थे। लोगों को क्या चाहिए ये नहीं, तो मार्केट को क्या चाहिए यही वो देखते थे। अब इसी वजह से वो एक्सपोर्ट क्वालिटी का मटेरियल बनाने लगे, और देश में अब यहाँ पे स्कैरसिटी, मतलब वहाँ पे अनाज की जो कमी होने लगी। इसी वजह से रशिया को बहुत सारा जो खाना है या अनाज है वो क्या करना पड़ा, इंपोर्ट करना पड़ा। देन उसके बाद ओल्ड सिस्टम ऑफ द सोशल वेलफेयर वॉज सिस्टमेटिकली डिस्ट्रॉयड। मतलब यहाँ पे जो सोसाइटी में क्या किया जाता था कि लोगों के डेवलपमेंट पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता था, उसे छोड़कर अब सिर्फ कैपिटलिस्ट पे ज़्यादा ध्यान दिया जाने लगा। देन विड्रॉवल ऑफ द गवर्नमेंट सब्सिडीज। अब जैसे हम देखते हैं आज भी बहुत सारी चीज़ें हमें सस्ते में मिलती है या कम दाम में मिलती है, तो उसके पीछे रीज़न ये नहीं होता कि वो चीज़ सस्ती है, वहाँ पे गवर्नमेंट की बहुत सारी सब्सिडीज़ होती है। अब ये सब्सिडीज़ विड्रॉ की गई, अब इसकी वजह से वहाँ पे वो चीज़ महंगी हो गई। मतलब आज भी हम इंडिया में देखते हैं कि रेलवे का जो जर्नी है वो हमें सस्ते में लगने का रीज़न ये है कि जो हम टिकट जो परचेस करते हैं वो टिकट बहुत कम दाम में मिलता है, उसको एडिशनल जो खर्चा होता है या जो ज़्यादा ऊपर वाला जो खर्चा होता है वो सरकार संभालती है। तो इसी वजह से हमारे पास वो जो एक्स्ट्रा का जो बर्डन है वो नहीं आता। इसी वजह से लोग समझते हैं कि रेल का जर्नी बहुत आसान है और सस्ता है, बट ऐसा नहीं होता, वहाँ पे सब्सिडीज़ होती है। अब ये सब्सिडीज़ कम होने की वजह से या विड्रॉ करने के कारण वहाँ पे लोगों को क्या करना पड़ा कि अब वो महंगी वाली चीज़ें या महंगी फैसिलिटीज़ खरीदनी पड़ी। इसी वजह से वहाँ पे बहुत सारे लोग अब पॉवर्टी की तरफ क्या हुए, ढकेले जाने लगे। अब जैसे हम देखते हैं कि 1989 मतलब जो कोल्ड वॉर है या यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन होने से पहले जो रशिया का जो जीडीपी था, वो जीडीपी अब 1999 में वो कम होने लगा। मतलब यहाँ पे ये होप्स थे कि वहाँ पे डेवलपमेंट होगी, बट डेवलपमेंट के बहाने जो कैपिटलिज्म वहाँ पे आया था, उस कैपिटलिज्म की वजह से ही वहाँ पे बहुत सारा नुकसान होने लगा था। देन उसके आगे हम देखते हैं द मिडल क्लासेस वर पुश टू द पेरिफेरी ऑफ द सोसाइटी। अब जैसे मतलब जो पहले मिडल क्लासेस कंसिडर की जाती थी, अब वो गरीब होने लगी थी, और वहाँ पे एकेडमिक इंटेलेक्चुअल मतलब बहुत सारे ज्ञानी लोग जो थे, वो ज्ञानी लोग वहाँ पे रहना पसंद नहीं कर रहे थे, क्योंकि उनको ये लगने लगा कि इस गरीबी में रहने से अच्छा कि हम यहाँ से माइग्रेट करते हैं, किसी अदर कंट्री में जाकर सेटल होते हैं। तो ये भी वहाँ पे एक परिणाम हुआ। देन माफिया एमर्ज, माफिया राज वहाँ पे रेज हुआ, क्योंकि अब गवर्नमेंट का कंट्रोल खत्म होने के कारण, जैसे आज हम देखते हैं कि ज़मीन की जो खरीदी है या उसे बेचा जाता है वो सब कुछ बहुत सारे बड़े बड़े माफियाज कंट्रोल करते हैं। तो कैपिटलिज्म के कारण वहाँ पे माफिया भी वहाँ पे आगे आने लगे, ये भी एक परिणाम हुआ, और बहुत सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को वो कंट्रोल करने लगे। देन प्राइवेटाइजेशन लेड टू द न्यू डिस्पैरिटीज़। अब इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज़ मतलब अमीर अमीर होते गए और गरीब गरीब होते गए, ये भी बहुत बड़ी डिस्पैरिटी थी। इकोनॉमिक इनइक्वालिटी बढ़ने लगी लोगों के बीच में। अब यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन इतने जल्दबाजी में बनाए गए थे कि जिसकी वजह से प्रेसिडेंट के पास ज़्यादा पावर थी। मतलब रशिया में आज देखते हैं तो प्रेसिडेंट के पास पावर ज़्यादा है और पार्लियामेंट के पास पावर कम है। मतलब लोगों द्वारा चुने गए जो लोग हैं उनके पास पावर कम है। मतलब अचानक से डेमोक्रेसी लाने के कारण वहाँ पे वो ज़्यादा अच्छे से समझ नहीं पाए कि कॉन्स्टिट्यूशन कैसे होनी चाहिए या किस तरीके से लोगों को राइट्स मिलने चाहिए। तो इसी वजह से ये भी बहुत बड़ी समस्या हो गई। अब जैसे हम सेंट्रल एशिया की बात करते हैं, तो सेंट्रल एशिया में क्या हुआ कि वहाँ पे वो ऑथोरिटेरियन होने लगे, कि वहाँ पे जो देश थे वो पूरे तरीके से अपने इस्लामिक आइडियोलॉजी या इस्लामिक जो बहुत बड़े बड़े जो उनके धर्म ग्रंथ है उसके अकॉर्डिंग, मतलब जैसे हम शरिया की बात करते हैं तो उस पर ही वो अपना कानून चलाने लगे। तो ये भी बहुत बड़ी आगे जाकर समस्या होने लगी कि डेमोक्रेसी तो लानी थी, बट डेमोक्रेसी के यहाँ पे जल्दबाजी में जो कॉन्स्टिट्यूशन थे वो कॉन्स्टिट्यूशन इतने प्रॉपर नहीं बन पाए थे। अब उसके बाद हम देखते हैं दे अलाउड
नो डिसेंट और अपोजिशन, मतलब जो सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स थी या रशिया थी, इन्होंने बहुत सारी पावर गवर्नमेंट के पास ही फिर से दे दी और यहाँ पे लोग उसको मतलब क्रिटिसाइज नहीं कर सकते थे, क्रिटिसाइज करने के बाद उनको पनिशमेंट होती थी। जुडिशियल कल्चर इतना अच्छा डेवलप नहीं हो पाया। इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशियरी, मतलब जुडिशियरी मतलब जो आज हम जो कोर्ट्स कहते हैं, तो कोर्ट को क्या होना चाहिए, इंडिपेंडेंस होना चाहिए। वहाँ पे वो अपने हिसाब से जो सही है उसे सही माने और गलत है उसे गलत माने, ऐसा उनको इंडिपेंडेंस मिलना चाहिए। बट गवर्नमेंट के कंट्रोल में इफ जुडिशियरी हो तो वहाँ पे वो अच्छा तरीके से जजमेंट पास नहीं कर सकती, ये भी समस्या यहाँ पे आने लगी। देन मोस्ट ऑफ दिस इकोनॉमीज स्पेशली रशिया स्टार्टेड रिवाइविंग इन 2000 एंड 10 years आफ्टर देयर इंडिपेंडेंस, मतलब इंडिपेंडेंस के बाद यहाँ पे वो 2000 के लगभग मतलब 2000 साल में वो क्या होने लगी, अपनी डेवलपमेंट अचीव करना स्टार्ट हुई। 1990s में इनकी इंडिपेंडेंस हो गया ऐसा मान सकते हैं यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेशन के बाद, मतलब लगभग 10 साल लगे उनको अपना डेवलपमेंट देखने के लिए। द रीजन फॉर द रिवाइवल ऑफ देयर इकोनॉमीज वॉज द एक्सपोर्ट ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज। अब यहाँ पे ये डेवलपमेंट होने के पीछे रीजन ये नहीं था कि वहाँ पे कैपिटलिज्म ने बहुत सारे चेंजेस लाए थे, यहाँ पे ये डेवलपमेंट होने के पीछे नेचुरल रिसोर्सेज थे जैसे ऑयल, नेचुरल गैस, मिनरल्स, इनको ये सेल करने लगे थे। मतलब वहाँ पे डेवलपमेंट नहीं तो ये सेल अपनी ही प्रॉपर्टी बेच बेच कर यहाँ पे डेवलपमेंट आने लगी थी। अब उसमें कौन सी कंट्री आती है, अजरबैजान, कजाकिस्तान, रशिया, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, यहाँ पे मेजर ऑयल और गैस प्रोड्यूसर्स कंट्री है। तो ये कंट्री अपनी ये सारी चीज़ें बेचकर अपने यहाँ पे डेवलपमेंट लाई, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी लाने लगी थी। बट बहुत सारी कंट्रीज ऐसी थी कि जिन्होंने यहाँ पे ये किया था कि अपने ज़मीन से ये सारे जो मतलब ऐसा मान लो कि यहाँ पे कोई कंट्री है जिसमें गैस एंड ऑयल रिसोर्सेस है और दूसरे कंट्री में ये बेचे जाने वाले हैं, तो ये यहाँ से पाइपलाइन पास होने वाले हैं, तो ये अदर कंट्रीज से पास होते थे। तो ऐसी कंट्रीज क्या करती थी, इनसे मतलब ये पाइपलाइन के रेंट लेते थे और उससे वो रीच होने लगे थे। मतलब ये पाइपलाइन पास होंगे तो इसको सिक्योरिटी देनी है, या हमारी लैंड से ही पास होने वाले हैं तो इसके लिए हमें रेंट चाहिए। तो इसके लिए भी बहुत सारी कंट्रीज अपना डेवलपमेंट कॉस्ट वहाँ से लेती थी। अब इसके ही साथ साथ वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग जो इंडस्ट्रीज थी वो थोड़ी सी रिस्टार्ट होना वहाँ पे शुरुआत हो चुकी थी। यहाँ तक हमने पार्ट सेकंड देखा, तो पार्ट सेकंड में ही हमने बहुत सारे पॉइंट्स कवर किए थे। हम रिमेनिंग पार्ट जो है वो पार्ट थर्ड में कवर करेंगे। और आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि ऐसे ही आपको इंटरेस्टिंग वीडियोस इस चैनल पे मिलते रहेंगे और इस चैनल से मिलने वाले वीडियोस आपको बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए काम भी आ जाएंगे। ओके, थैंक यू।